आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज शुरुआत एक ऐसे आईएएस अधिकारी के साथ जिसने सपा सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता आजम खान को जेल पहुंचाया। अब उस अधिकारी को योगी सरकार ने प्रमोशन कर मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया है। ये वही अधिकारी है जिसकी कार्रवाई ने आजम खान को भूमाफिया बना दिया और देखते ही देखते आजम खान और उनके परिवार पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। विपक्ष अधिकारी के प्रमोशन को आजम पर की गई कार्रवाई का इनाम बता रहा है, लेकिन जिस अधिकारी की इतनी चर्चा हो रही है वो कौन है और क्यों आजम से उसका पुराना रिश्ता है, इस रिपोर्ट में। पिछले 2 दिन में यूपी सरकार ने करीब 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम रामपुर के जिला अधिकारी आंजनेय कुमार का है, जो पिछले 2 साल से रामपुर में तैनात थे, जिन्हें अब सूबे की योगी सरकार ने प्रमोशन कर पूरे मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया है। हालांकि इससे पहले योगी सरकार आंजनेय कुमार को 2 बार एक्सटेंशन भी दे चुकी है, लेकिन आज 40 आईएएस अफसरों को छोड़कर सिर्फ आंजनेय कुमार सिंह की ही चर्चा क्यों हो रही है, तो एक लाइन में जवाब है, और वो आजम खान। पिछले 2 दिनों में उत्तर प्रदेश में लगभग 40 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर योगी सरकार ने किए हैं। इनमें सबसे चर्चित नाम रामपुर के जिलाधिकारी आनंदजय कुमार सिंह का है, जो पिछले 2 सालों से रामपुर में जिलाधिकारी के पद पर बने हुए थे और सपा सांसद आजम खान पर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। अब योगी सरकार ने आनंदजय कुमार को रामपुर के जिलाधिकारी के पद से प्रमोशन देते हुए मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया है। आनंदजय कुमार सिंह अब पूरे मुरादाबाद मंडल के कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार आनंदजय कुमार सिंह को 2 बार एक्सटेंशन दे चुकी है। क्योंकि जानकारों की माने तो आजम खान आज की तारीख में जो दर्जनों मुकदमे झेल रहे हैं, उसमें आंजनेय कुमार की बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये आंजनेय कुमार ही हैं जिन्होंने रामपुर का चार्ज संभालते ही आजम खान और उनके परिवार पर सख्ती से कार्रवाई की और कई जमीनों को खाली करवाया। आंजनेय कुमार ने आजम खान पर पहली कार्रवाई उर्दू गेट को तोड़कर की और फिर उन्हें भू माफिया घोषित करवा दिया, जिसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए। इसके साथ ही यतीम खाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए। आज आजम खान सीतापुर की जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, पर इस कार्रवाई में सिक्किम कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह उन लोगों के लिए किसी हीरो से कम नहीं है जिनकी जमीन पर आजम खान ने कब्जा किया। हालांकि खुद आंजनेय कुमार सिंह कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी आजम खान से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मगर आजम खान आंजनेय कुमार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप कई बार लगा चुके हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि आजम खान पर आंजनेय कुमार इतने सख्त क्यों हैं? तो बता दें कि दोनों का आमना सामना एक बार पहले भी हो चुका है। तब सूबे में सपा की सरकार थी और आजम खान की तूती बोलती थी। हालांकि तब भी आंजनेय कुमार के काम करने का तरीका ऐसा ही था, लेकिन आजम खान ने सत्ता का रसूख दिखाकर आंजनेय कुमार को ठीक से काम नहीं करने दिया, बल्कि उनके काम करने के तौर तरीके पर सवाल भी खड़े किए थे। पर जब 2017 में सत्ता बदली तो बहुत कुछ बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें रामपुर का डीएम बनाकर भेजा गया और तभी से आजम खान के बुरे दिन भी शुरू हो गए। और अब जब आंजनेय कुमार का प्रमोशन कर उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया तो विपक्ष इसे आजम खान पर की गई कार्रवाई का इनाम बता रही है। लेकिन जो ऐसा कह रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि एक अधिकारी सिर्फ अपना काम करता है, सत्ता आती है और जाती है, पर अधिकारी हमेशा रहते हैं। आंजनेय कुमार तब भी थे जब सूबे में सपा की सरकार थी, वो तब भी हैं जब सूबे में भाजपा की सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना टेस्ट के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार की जिसने आगरा स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है, क्योंकि जिस कोरोना टेस्ट की जांच पूरी तरह से फ्री है, उस जांच के बदले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सेना की भर्ती के लिए आए अभ्यर्थियों से 400 रुपए वसूल रहे थे। लेकिन जब घूसखोरी का ये पूरा वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। बड़ी बात यह है कि कोविड टेस्ट के नाम पर यह घूसखोरी तब हो रही है जब सीएम योगी जीरो करप्शन को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं।
ये आगरा का स्वास्थ्य महकमा है, जहां पर हर बात घूसखोरी से शुरू होती है और हर बात घूसखोरी से खत्म होती है। यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी घूसखोरी को तिलक की तरह लगाते हैं, बिछौने की तरह बिछाते हैं, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ घूस और घूस ही करते हैं। यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी भ्रष्टाचार की यमुना में गोते लगाते हैं और सीएमओ कुंभकर्णी नींद में सोया रहता है। वैसे यहाँ ये रोज का किस्सा है। लेकिन ताजा मामला सैनिक भर्ती से जुड़ा हुआ है। दरअसल आगरा के आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में सेना भर्ती चल रही है। नियम के मुताबिक जो भी अभ्यर्थी सेना में भर्ती होने के लिए आएगा, उसे अपने साथ कोविड टेस्ट की रिपोर्ट भी लानी होगी। लेकिन स्वास्थ्य महकमे ने कोरोना की जांच को ही अवैध वसूली का जरिया बना लिया। जो अभ्यर्थी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं लाया, उससे टेस्ट के नाम पर 400 रुपए की वसूली शुरू कर दी। वहीं कोविड टेस्ट के नाम पर भ्रष्टाचार का ये खेल तब सामने आया जब आगरा के शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की जांच रिपोर्ट बनाने के नाम पर 400 रुपए लेता हुआ कैमरे में कैद हो गया। आगरा में स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सीएमओ आरसी पांडे अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि एक वीडियो शमशाबाद सीएससी से वायरल हो रहा है, जिसमें सेना भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि सीएमओ दावा कर रहे हैं कि ये जो जांच है पूरी तरह निःशुल्क है। इसके साथ ही 2 दिन पहले भी आगरा में जिला अस्पताल में जो कोविड जांच केंद्र बनाया गया है, वहां बड़े स्तर पर अभ्यर्थियों ने हंगामा काटा, क्योंकि उनका सीधा आरोप था कि उनसे 300 रुपए वसूले जा रहे हैं। साई की तकिया चौराहे पर उन्होंने जाम लगा दिया और जिस काउंटर पर जांच हो रही थी उसके शीशे तोड़ डाले। आगरा में स्वास्थ्य कर्मियों की अवैध वसूली की ये कोई पहली घटना नहीं। इससे पहले 1 मार्च को भी आगरा के जिला अस्पताल में कोविड जांच केंद्र पर वसूली करने को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा था और अभ्यर्थियों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बात तोड़ फोड़ तक पहुंच गई थी। तब अभ्यर्थियों ने 300 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य कर्मी उस कोरोना रिपोर्ट के लिए 400 रुपए की घूस ले रहे हैं, जो पूरी तरह से फ्री है और इसकी जानकारी किसी और ने, खुद सीएमओ आरसी पांडे ने दी है। नहीं, बिल्कुल ये सारा निःशुल्क है और अगर इस तरह की कोई यहाँ पर शिकायत मुझे मिल रही है या कोई भी अभ्यर्थी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहाँ से भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और शमशाबाद की बात जहाँ तक है, मैं इसकी अभी जाँच कराता हूँ और पता करता हूँ। अब भले ही सीएमओ कार्रवाई करने की बात कह रहे हो, पर भ्रष्टाचार का ये पूरा खेल इन्हीं की नाक के नीचे चल रहा था और इन्हें इसकी खबर तक नहीं थी। पर मुद्दे की बात यह है कि जिस स्वास्थ्य महकमे के ऊपर कोरोना की महामारी से लड़ने की जिम्मेदारी है, अगर वो ही कोरोना जांच को ठगी का जरिया बना लेगा तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि आगरा का स्वास्थ्य महकमा कोरोना की गंभीरता को ऐसे वक्त में हल्के में ले रहा जब देश में कई राज्यों में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। और बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार का ये खेल तब खेला जा रहा है जब सीएम योगी जीरो करप्शन को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये धांधली उन अभ्यर्थियों से हो रही है जो कल को देश की रक्षा करेंगे। कल को जब वो सेना में जाएंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये खुद स्वास्थ्य महकमे को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 250 फैक्ट्रियों पर लटके कानूनी फंदे की, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने नियम कायदे गिनाकर पांडव नगर की सैकड़ों फैक्ट्रियों पर तलवार लटका दी है। और ये सब तब हो रहा है जब पूरे देश में रोजगार का संकट मंडरा रहा है, लेकिन गाजियाबाद डिमोलिशन अथॉरिटी बनने पर आमदा है। इस मुश्किल वक्त में व्यापारी पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। व्यापारियों की माने तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया लेकर आए हैं। पांडव नगर में बहुत ऐसे उद्योग हैं जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं। नक्शे भी जमा करे हैं लेकिन जीडीए ने पास नहीं करा। किसी क्षेत्र के साथ व्यवहार किया जा रहा है।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एक एक्शन ने 250 फैक्ट्रियों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जीडीए ने 3 दशक पुरानी उन फैक्ट्रियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस थमाया है जो जीडीए के पैमाने पर फिट नहीं बैठती। लेकिन जीडीए के एक्शन से व्यापारियों में गुस्सा है, क्योंकि अगर फैक्ट्रियां ध्वस्त हो गईं तो कई परिवारों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। यही वजह है कि व्यापारिक संगठनों ने मुखर होकर जीडीए के इस नोटिस का विरोध करना शुरू कर दिया है। 30 वर्ष पुराना ये औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर सभी इकाइयाँ 250 से ज़्यादा इकाइयाँ काम कर रही हैं। एक जीडीए की तरफ से नोटिस आया कि भाई आप लोगों का ये अवैध निर्माण है और इसकी ध्वस्तीकरण के लिए उन्होंने नोटिस इशू कर दिए। उससे क्षेत्रीय उद्यमियों में बेहद भय व्याप्त है और वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कुछ जगह जो उन्होंने नक्शा पास कराने के लिए ऑफर दिया है उसके चार्जेस इतने ज़्यादा लगाए हैं कि वो इस कोरोना के बाद संभव नहीं है कराया जाना। एबीपी गंगा ने जब व्यापारियों से बात की तो उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी खुलकर नजर आई कि जीडीए ने जो नक्शा पास कराने के लिए राशि बताई है वो कोरोना के बाद दे पाना कई व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। वहीं एक सवाल फ्री होल्ड का भी है, लेकिन व्यापारियों की माने तो गाजियाबाद में कई और भी इलाके हैं, पर सिर्फ पांडव नगर के साथ ही ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वर्तमान में जीडीए जो ये कार्रवाई कर रहा है, इससे पहले लगभग प्रदेश के अंदर 4 या 5 सरकारें जा चुकी हैं। आज तक ऐसा किसी भी सरकार ने नहीं करा, लेकिन वर्तमान में जीडीए के अधिकारियों का रुख देखकर हमें ये भय लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि शासन की नीति मात्र इतनी है कि शहर के अंदर अवैध निर्माण ना हो। वहीं कई व्यापारियों का कहना है कि जब उन्होंने व्यापार शुरू किया था तब यहाँ कोई भी आना नहीं चाहता था और आज अपनी मेहनत से इसे विकसित कर लिया है तो जीडीए वाले नियमों का हवाला दे रहे हैं। हम लोग फर्नेसेस वगैरह बनाने का काम करते हैं और मैं यहाँ पांडव नगर इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे मुझे खुद आए हुए यहाँ पे और अपना उद्योग लगाए हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और उससे पहले का ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ का हाल ऐसे थे, लोग यहाँ आने से डरते थे क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे। किसी तरीके से हम लोगों ने मेहनत करके धीरे धीरे इसको जो है अपना डेवलप किया। आज ये जब डेवलप हो गया है, आज इनको ये दिखाई देता है कि ये जो है अवैध निर्माण है। जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय इन्होंने क्यों नहीं हम लोगों को कहा कि अवैध निर्माण है। और अब मामला बढ़ता देख जीडीए सफाई दे रहा है कि उसने ये नोटिस सिर्फ उन फैक्ट्रियों को दिया है जिनका अवैध जमीन पर निर्माण हुआ है। अगर व्यापारी नोटिस का संतोषपूर्ण जवाब देंगे तो जीडीए आगे देखेगा, जबकि व्यापारियों का कहना है कि अगर वो नोटिस का जवाब ही देते रहेंगे तो व्यापार कब करेंगे, क्योंकि कोरोना के चलते पहले ही व्यापार ठप हैं। मेरा ये मानना है कि हमारे मोदी जी ने जो सपना देखा है मेक इन इंडिया का, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं पांडव नगर में जो स्वविकसित इंडस्ट्रियल एरिया है जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम माननीय योगी जी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश में लाए हैं, जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को भी कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया है, क्योंकि यूपी सीडा के पास अपनी कोई जगह उद्योग लगाने के लिए नहीं है। आज हम 32% जो हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और कई प्रदेशों से, उसका कारण यही है कि एमएसएमई सेक्टर को आगे लाया जा रहा है। अब इस मुश्किल वक्त में व्यापारी पीएम मोदी और सीएम योगी की तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। व्यापारियों की माने तो पीएम मोदी मेक इन इंडिया को लेकर आए हैं। पांडव नगर में बहुत ऐसे उद्योग हैं जो मेक इन इंडिया का सपना साकार कर रहे हैं और साथ ही नौकरी के संकट में कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। ऐसे में जीडीए अगर इन फैक्ट्रियों को ध्वस्त करता है तो फैक्ट्री मालिक के साथ साथ कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से जीडीए की मनमानी पर कोई लगाम लगती है या नहीं। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में यूपी के भविष्य का रोड मैप रखा और अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान किए काम का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने 4 साल में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। ये इसी का नतीजा है कि आज यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगर 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनी तो वो यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बना देंगे। मुख्यमंत्री योगी के द्वारा कही गई ये कविता भले ही रामधारी दिनकर ने लिखी हो, लेकिन सीएम योगी ने इससे यूपी के विकास का मंत्र लिया है। बुधवार को विधानसभा में सीएम योगी ने यूपी के भविष्य की चर्चा के साथ अपने 4 साल के काम का जिक्र किया। सीएम योगी की माने तो 4 साल में उत्तर प्रदेश
देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगर 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो वो यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बना देंगे। मात्र 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी। टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। इस दौरान सीएम योगी पिछली सपा सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि पुरानी सरकार के पास यूपी के विकास का कोई दृष्टिकोण नहीं था, पर उनकी सरकार ने विकास का ऐसा रोड मैप बनाया कि आज पूरा देश बजट की तारीफ कर रहा है। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था और बजट के मुद्दे को लेकर के चेयरमैन पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। कोरोना संक्रमण की आपदा में सभी उद्योगों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस बजट से उद्योगों को एक नई राहत दिखती है। ये पीएचडी चैम्बर के चेयरमैन का बयान है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसने यूपी के विकास में उम्मीदों के पंख लगा दिए हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए कहां था प्रदेश? आज से 4 साल पहले प्रदेश कहां था? आज से 4 साल पहले देश और दुनिया उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में मानता था। उत्तर भारत के जिन 4-5 राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता था, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था। और आज मैं आ रहा हूं आंकड़े में, सुन लीजिए आप अपनी बात को, थोड़ा धैर्य रखिए। महोदय, बीमारू राज्य था 4 साल पहले, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीमारू राज्य इसलिए था, इतनी बड़ी आबादी के राज्य का बजट कितना था? 2 लाख करोड़ का। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने किसानों का भी जिक्र किया और उनकी दोगुनी आय के लिए यूपी सरकार क्या कर रही है, इसका पूरा रोड मैप सदन के सामने रखा है। लेकिन सदन में उस वक्त माहौल एकदम गर्म हो गया जब सीएम योगी ने हाथरस हत्याकांड का जिक्र करते हुए सपा पर हमला बोल दिया। कल हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है क्या? और क्या हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों जुड़ जाता है? ये कौन सी स्थिति है? ये कौन सी मजबूरी है? मैं वही कह रहा हूं ना, ये तो अरे आज वहां पे कोई रैली, आपकी आज रैली है ना, कोई टोका-टोकी हो रही है। जब संसद में, जब विधानसभा में उसका प्रलाप होगा, ये जो उसका बात कर रहे हैं, ये भाजपा के सांसद के साथ बैठे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आज वहां पे समाजवादी पार्टी की एक रैली है और रैली के पोस्टर उस अपराधी के द्वारा लगाए गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लगाए गए हैं। ये क्या साबित करता है? ये क्या साबित करता है? सीएम योगी बोल रहे थे, तभी नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भी उठे और एक पोस्टर दिखाने लगे। आपको बता दें कि हाथरस हत्याकांड को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। राजनीतिक दल आरोपी को अपने विरोधी दल से जोड़कर बता रहे हैं, पर सियासत से इतर सवाल यूपी की सुरक्षा व्यवस्था का भी है और विकास का भी। यूपी सरकार इन दोनों मोर्चों पर बेहतर करने का दावा कर रही है, लेकिन ये दावे कितने असरदार हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।